नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, आजादी का संघर्ष बहुत लंबा खिंच रहा था। भारत एक लंबे समय से गुलामी झेल रहा था और वो पीछे वाली गुलामी को अगर जाने भी दिया जाए तो बंगाल विभाजन के बाद जो एक तीव्र जन विरोध सामने खड़ा होता है उसको देखकर ऐसा लगता है कि अगर ये जनता एकजुट हो जाए तो कुछ ही समय में हम आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। फिर गांधी जी का इस पूरे परिदृश्य में आगमन होता है। वो दक्षिण अफ्रीका से लौट आते हैं। भारत में आने के बाद जो उनका सफल सत्याग्रह का पूरा दौर चलता है उसमें चंपारण को आप देखते हैं, खेड़ा वाला देखते हैं, अहमदाबाद मिल वाला देखते हैं। इसके अलावा पटेल जी के नेतृत्व में बारदोली होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत प्लस पॉइंट के तौर पर दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि ये रास्ता बहुत ही मूल मंत्र की भांति है, कोई जादू की पुड़िया है और यही नीतियां अपनाकर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और इसी जोश में आकर गांधी जी असहयोग की घोषणा कर देते हैं और 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रख देते हैं। फिलहाल वो आंदोलन चला जाता है, असफल सिद्ध हो जाता है। फिर एक नया जो दौर है वो शुरू होता है। बीच में एक लंबा गैप रहता है। सविनय अवज्ञा की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा जब शुरू होता है तो उसमें भी ये लगता है कि पूरा जो जन भागीदारी है वो बहुत अच्छी खासी है और होती भी है। पूरे भारतवर्ष में लगभग ये फैल जाता है। गांधी जी इसमें अकेले नहीं थे, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता थे अलग अलग क्षेत्रों से और नमक कानून को भंग करके इस सरकार की नाक में दम कर देते हैं। एक पकड़ा जाता है, जेल में ठूंसा जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। ऐसा चलता है। ये सविनय अवज्ञा वाला दौर भी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसकी भेंट चढ़ जाता है। गांधी इरविन समझौता होता है और वहां कांग्रेस राजी हो जाती है कि वो आंदोलन को यहीं पर ठंडा कर देगी और अंततः वो समाप्त हो जाता है। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए जाते हैं। जो दूसरा वाला रहता है, सेकेंड गोलमेज जो कॉन्फ्रेंस रहता है उसमें जाते हैं। 3 होते हैं टोटल, उसमें से जो बीच वाला यानी दूसरा वाला है। लेकिन वहां पर भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता है। गांधी जी लगातार बातचीत का प्रयास करते हैं, उसमें भी वो पहले तैयार नहीं रहते हैं। उनको समझाया जाता है कि भाई सरकार से आमने सामने बात करिए तभी कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। अंत में गांधी जी वहां से खाली हाथ लौटते हैं और कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी, मतलब ये गांधी इरविन समझौता और इस प्रकार से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सेदारी करना, ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और अब कुछ नहीं, अब ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे की दिशा में प्रयास करना है, मतलब कुछ ऐसा बड़ा करना है जिसकी वजह से देश को आज़ादी मिल ही जाए। नहीं तो ये बार बार की जो कोशिश है ना, ये सरकार को और ज़्यादा सचेत कर सकती है। और अंततः एक आंदोलन खड़ा होता है कुछ समय बाद। कुछ समय का मतलब है अच्छा खासा बीच में गैप आता है, शांति नहीं रहती है, उसमें गांधी जी अपना काम करते रहते हैं। छोटे बड़े अनेकों आंदोलन खड़े होते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं और अंततः जो 1942 का दौर था और इस बीच संविधान निर्माण की भी जो प्रक्रिया है वो भी तेज हो जाती है। मतलब कांग्रेस अपना संविधान बनाए, सरकार अपना संविधान दे, दोनों का जो संविधान है वो एक दूसरे को पसंद ना आए, ये सब आप देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट और न जाने क्या क्या। सांप्रदायिकता भी चलती रहती है, लेकिन 1942 में सब जैसे लगता है कि एकजुट हो गए। मतलब अधिकतर जो पक्ष थे या अधिकतर जो धड़ा था वो एक साथ मिल गया और एक प्रचंड एकता का परिचय ये लोग देते हैं। और करो या मरो का नारा ये गांधी जी के द्वारा दिया जाता है और ग्वालियर टैंक मैदान से इस आंदोलन की घोषणा की जाती है। तो आइए देखते हैं 1920 में यहाँ पर कहा गया, 1920 में साम्राज्यवादी सत्ता को समूल उखाड़ फेंकने हेतु यह आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ पे 1920 नहीं होगा, बल्कि इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये 1942 का है। 1920 में तो असहयोग शुरू किया था, ठीक है। तो 1942 का जो दौर था उसमें साम्राज्यवादी जो सत्ता थी उसको पूरी जड़ सहित उखाड़ के फेंकने के लिए पहले तो ये होता था कि भाई गृह शासन आंदोलन चल रहा है, माने घर के भीतर रहकर शासन, सरकार का शासन हमारे ऊपर रहेगा और उसके भीतर अंडर में रहकर हम अपना शासन स्थापित करेंगे, ऐसी बात होती थी। या हमें अपना संविधान चाहिए। लेकिन अब कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी, बस यहाँ से जाओ, भारत छोड़ दो तुम लोग, उसके बाद का हम लोग देख लेंगे, हम लोग संभालने में सक्षम है। ये वाला आंदोलन अब चलता है। तो यहाँ ये कहा गया, अब देखिए आगे की क्या बात होती है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन जो था, ये दोनों आप पढ़ते हैं, तो इसके द्वारा जो आश्वासन दिए थे, मतलब इन दोनों में बहुत लंबी चौड़ी बात कही गई थी। तरह तरह के जो मीठे मीठे आश्वासन है वो दिए जाते हैं और इतने मीठे आश्वासन देने का ब्रिटिश सरकार का क्या पर्पज हो सकता है? बिना स्वार्थ के तो ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का खतरा एकदम सिर पर आ चुका था और जर्मनी और जापान एकदम जो धुरी राष्ट्र थे वो नाक में दम किए हुए थे इन मित्र राष्ट्रों की, और मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन भी एक था, मतलब इंग्लैंड भी एक था। और ऐसी कंडीशन में यहाँ इन लोगों के पास ये आवश्यक हो गया था कि भारत का सहयोग इन्हें प्राप्त हो, क्योंकि भारत का सपोर्ट अगर प्राप्त होता तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होती और ये युद्ध में काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाता। लेकिन भारतीय लोगों को वहाँ पे बिना पूछे शामिल किए जाने की जो बात थी उसको लेकर कांग्रेसी नेता बहुत नाराज़ हो जाते हैं। मतलब बिना भारतीय लोगों से पूछे, जांचे परखे और सहमति लिए इन्हें सीधा सीधा उस पूरे जो युद्ध होने वाला था उसकी आग में झोंक दिया गया। आप देखते हैं कि जो पहला विश्व युद्ध होता है उसमें गांधी जी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई जाओ और ब्रिटेन का सहयोग करो ताकि ब्रिटेन भी हमारी बात सुने। और इसीलिए चूंकि गांधी जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन को और लोगों को भर्ती होने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वहाँ पे गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कह दिया गया था। लेकिन यहाँ गांधी जी कतई पक्ष में नहीं रहते,
उन्होंने पीछे देख लिया था कि क्या नतीजा निकलता है। तो यहाँ पर आकर वो क्या कहते हैं कि ऐसी कोई भी मांग नहीं मानी जाएगी, मतलब सरकार ने पूछा ही नहीं हमसे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। अब यहाँ पर कहा गया कि तत्पश्चात उपनिवेशी शासन की वास्तविक मंशा को भांपकर गांधी जी ने यह ऐतिहासिक आंदोलन प्रारंभ किया। मतलब गांधी जी को ये महसूस हो गया था कि ये लोग हमें जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें झोंक देंगे और इनका आज़ादी देने का कोई विचार है नहीं, ये सिर्फ दिखा रहे हैं, मतलब खोखली बातें कर रहे हैं, और जो आश्वासन इनका है वो युद्ध के बाद पूरा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। साथ ही साथ एक चीज़ और थी कि जो आम जनता थी वो ये सुन रही थी कि बाहर युद्ध हो रहा है, पूरे दुनिया में लड़ाई छिड़ी हुई है और तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जापान के आक्रमण का एक जो संभावित डर था, मतलब एक जो प्रोबेबल स्थिति थी, उसकी भी लोग कल्पना करके डरे हुए थे। लोगों को ये लग रहा था कि जापान कहीं हमारे ऊपर ना हमला बोल दे। अच्छा, मजे की बात यह है कि जापान हमारे ऊपर हमला क्यों करेगा? तो जापान हमारे ऊपर हमला इसलिए करेगा, मतलब ये लॉजिक था उसके पीछे कि हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश थे उस समय, तो ब्रिटेन का शत्रु है जापान, तो ब्रिटेन को तोड़ने फोड़ने या उसे आर्थिक तौर पे बर्बाद करने के लिए वो भारत को नष्ट कर सकता है, ऐसा लोगों के मन में विचार था। लेकिन ये निर्मूल था। जापान बाद में सपोर्ट करता है, भारत को सीधा सीधा न भी करे तो सुभाष चंद्र बोस को करता है। फिलहाल देखिए, तो यहाँ पर बंबई का जो ग्वालिया टैंक मैदान था, यहाँ पे गवालिया लिखा हुआ है, ग्वालिया होगा, ठीक। तो ग्वालिया टैंक मैदान जो था उसमें अपने ऐतिहासिक उद्बोधन में गांधी जी का ये बहुत ही प्रसिद्ध भाषण था, उसमें उन्होंने भारत के निवासियों को उपनिवेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया, उसका आह्वान किया कि उठो और इस काम में लग जाओ। और यहीं पर उन्होंने करो या मरो का जो ऐतिहासिक नारा था वो दिया था। मतलब गांधी जी का ये कहना था कि करो या मरो का मतलब ये है कि अब देश की आज़ादी में या तो हम प्रयास करते हुए सीधे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे यानी शहीद होंगे, और नहीं तो इसे प्राप्त करके ही रहेंगे, अब इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं। उसके बाद देखिए 9 अगस्त 1942, 8 अगस्त को ये आंदोलन लॉन्च होता है और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सिर्फ गांधी जी ही नहीं, इस आंदोलन के जितने बड़े बड़े नेता होते हैं वो सभी अरेस्ट हो जाते हैं। सरकार को ये लगता है कि जो बड़े वाले लीडर हैं, अगर इनको हम अरेस्ट करके जेल में भर देंगे, जेल में बंद कर देंगे, तो उसके बाद ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा और इसे आसानी से दबाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, यह आंदोलन और ज़्यादा हिंसक और उग्र हो जाता है। मतलब जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो युवा थे या निचले स्तर के कार्यकर्ता थे, वो गांधी जी की तरह अहिंसावादी नहीं थे, तो यहाँ पर हिंसा भी शुरू हो जाती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना होती है, हिंसक प्रदर्शन होते हैं, बहुत कुछ होता है इसमें। बहुत सारे, मतलब एकदम 15 वर्ष के जो किशोर वय लड़के थे वहाँ से लेकर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सब कुछ योगदान देते। पूरा भारतवर्ष एक तरह से यहाँ पर एक आकार में आ जाता है और इसी की आवश्यकता थी। यही प्रयास अगर 1857 का रिवोल्ट है उस समय किया गया होता तो आज़ादी बहुत पहले की ही मिल गई होती, लेकिन उस समय जो प्रयास था वो बहुत सीमित था। फिलहाल इसे देखते हैं। तो सरकार द्वारा आंदोलन के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दमनकारी नीतियों का सहारा लिए जाने के विरोध में फरवरी 1943 सरकार बहुत ही दमनकारी नीतियां अपनाती थी। जेलों में जगह कम पड़ जाती थी, इतने क्रांतिकारी उसमें ठूंसे जाते थे। तो इस विरोध में फरवरी 1943 में उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा। मतलब गांधी जी के द्वारा यहाँ पे उपवास रखा गया, इसे आप देख रहे हैं। तो गांधी जी का उपवास करने वाला जो तरीका था ये पहले से चल रहा था। मतलब ये सत्याग्रह करते थे तो सत्याग्रह के भी बहुत सारे हथकंडे होते थे, उसमें से जो हड़ताल वाला तरीका था वो सबसे अंतिम अस्त्र कहा जाता था। इसके बाद जयप्रकाश नारायण को आप देखिए, तो ये समाजवादी विचारधारा से समर्थित थे और बिहार क्षेत्र इनका कार्यक्षेत्र था। ये कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। हालांकि गांधी जी के साथ इनके विचार बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाते थे, क्योंकि समाजवाद का जो एक धड़ा था वो यहाँ पे गांधी जी के साथ रिएक्ट करता था, तो मतभेद था, लेकिन फिर भी ये गांधी जी के विरोधी नहीं थे। और इनकी जो पत्नी थी, यहाँ अगर आप देखें, इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, तो वो पूरी तरह से गांधी जी की शिष्या थी और गांधी जी से ये प्रेरित होकर उन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली थी। मतलब वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगी, विवाहित तो थी ही, लेकिन जो संतान उत्पत्ति का काम है और शारीरिक सुख उठाने का काम है वो नहीं करेंगे। और उसके बाद जयप्रकाश नारायण भी बहुत ही काबिले तारीफ ढंग से इसे समर्थन देते हैं। और इस प्रकार का जो गृहस्थ वाला ब्रह्मचारी बर्ताव है ये अपने आप में एक नज़ीर है जो कि ये लोग प्रदर्शित करते हैं। और उस समय ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये उम्रदराज रहते हैं, अभी इनकी युवा अवस्था रहती है, तो ये पूरी तरह से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके देश की आज़ादी में कूद पड़ते हैं। अब इसके बाद आप देखिए, यहाँ पे राम मनोहर लोहिया का नाम आता है। तो राम मनोहर लोहिया अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका और अच्युत पटवर्धन, ये जितने भी नेता आप देख रहे हैं ये सभी आंदोलन की भूमिगत गतिविधियों में, मतलब जो अंडरग्राउंड होकर काम किया जाता है उसमें संलग्न राष्ट्रवादी नेता थे। ऊपर ऊपर काम नहीं करते थे, छिपे तौर पर काम करते थे। और इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों ने आंदोलन में एक नया आयाम जोड़ दिया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। अंग्रेजों को कतई ऐसी उम्मीद नहीं थी। और ये जो दौर था, इस समय वायसराय कौन था भारत का? ये लिलितगो था। और लिलितगो जो था ये गांधी जी के जो आंदोलन होते थे उनसे इतना पक चुका था, तंग आ चुका था कि वो कहता था कि ये राजनीतिक फिरौती है, धमकी देने वाला काम है, गांधी जी धमका रहे हैं। और सही बात थी। इसके बाद चित्तू पांडे को देख लीजिए। तो चित्तू पांडे स्वयं को गांधीवादी कहते थे, लेकिन गांधीवादी सिर्फ कहने के लिए थे, गांधी जी के विचारों का ये समर्थन करते थे, इसलिए गांधीवादी थे। इनका जो तरीका था वो अहिंसा वाला नहीं था, ये हिंसक और जो मार धाड़ वाला तरीका था उसको अपनाते थे। ये बलिया क्षेत्र से,
मतलब संयुक्त प्रांत उस समय था और वर्तमान में उत्तर प्रदेश आप कह सकते हैं। तो वहाँ के बलिया जिले से ये आंदोलन की कमान संभाले हुए थे और इन्होंने क्या किया कि बलिया में पूरी अपनी स्थानीय सरकार इस्टेब्लिश कर दी। यहाँ तारीख आप देख लीजिएगा, अगस्त 1942 ही है। मतलब वहाँ की जितनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, सरकारी भवन थे, पुलिस थाने थे या जितने भी प्रशासनिक महकमे थे, उन सब पे इनके समर्थनकारी, इनके जो पीछे चेले थे, फॉलोअर्स थे, और इनका कब्जा हो गया। मतलब वहाँ पे ये सरकार बन गए। वहाँ से ब्रिटिश शासन को कुछ समय के लिए इन्होंने उखाड़ फेंका। मतलब ये बहुत समय तक टिकता नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए ब्रिटिश वहाँ से हट जाते हैं। इसके बाद नीचे आप उषा मेहता को देख रहे हैं, तो इस पर भी प्रश्न यूपीएससी पूछ चुका है, शायद सन 2015 में प्रीलिम्स में पूछा गया है। उषा मेहता के बारे में पूछा गया था कि उन्होंने मतलब गुप्त रेडियो का जो संचालन था वो कौन कर रहा था। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था, इसमें कांग्रेस के गुप्त रेडियो की संचालनकर्ता कौन थी, तो उसमें विकल्प में उषा मेहता का नाम आता है। तो अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन पीछे पढ़ी रही होंगी, सब स्पेक्ट्रम और जो इस प्रकार की किताबें हैं वहीं से लिया गया है, इसमें आप देख रहे हैं। तो उषा मेहता, इन्होंने आंदोलन में सक्रियता से हिस्सेदारी निभाई और उषा मेहता उस दल की एक प्रमुख सदस्य थी जिसने कि आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना की थी। मतलब ये संचार प्रसारण का काम करते थे, संचार करने का काम करते थे, सूचनाओं का लेन देन होता था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब गांधी जी ने मुंबई में अपना काम शुरू किया, वहाँ से भाषण दिया, तो वो भाषण जन जन तक कैसे पहुँच गया, ये माध्यम यहाँ पे भूमिका निभाने का काम जो मीडिया होता है वही करता है। इसके बाद आप जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर देखा जाए तो ये प्रारंभ में, अगर गांधीवादी कार्यक्रम के बारे में इनके समर्थन की बात की जाए तो ये विरोध कर रहे थे। गांधी जी के जो यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे थे उसका विरोध कर रहे थे और उदारवादी, यहाँ पे उदारवादी जो दस्ता था उसका समर्थन कर रहे थे। लेकिन बाद में गांधी जी के कार्यक्रम का समर्थन करने लगते हैं और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पास होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जवाहरलाल नेहरू ऐसा नहीं था कि अपने जन्मजात ही गांधी जी का विरोध कर रहे थे। शुरुआत में आप देखेंगे कि ये युवावस्था में जब अपनी थे तो गांधी जी को एकदम सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक के बाद एक गांधी जी आंदोलनों को निरस्त करते जाते हैं। पहले असहयोग, उसके बाद जो सविनय अवज्ञा है, तो इससे इनका विश्वास गांधी जी पर से उठ चुका था कुछ समय के लिए। लेकिन बाद में जब इन्हें ये लगता है कि ये तो आंदोलन बड़ा ही निर्णायक है, तो ये फिर से आकर गांधी जी के साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद आप सुमति मोरारजी को आप देखिए, इन्होंने अच्युत पटवर्धन को उनकी भूमिगत गतिविधियों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कालांतर में इनकी गणना भारत की प्रसिद्ध महिला उद्योगपतियों में की जाने लगी। इसके बाद रास बिहारी बोस को देखिए, ये एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने जून 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, यहाँ पे पार्टी का नाम याद रखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, मार्च 1942 में इसकी स्थापना होती है। तो इस स्थापना की भी का जो समय या तारीख है उसे आप देखेंगे। तो इसका अध्यक्ष इन्हें बनाया गया, मतलब ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि रास बिहारी बोस जो है, ये मार्च 1942 में जो स्थापित हुई इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी उसके जून 1942 में अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इन्होंने कई वर्षों तक जापान में निर्वासित जीवन बिताया था। जापान में एक निर्वासित व्यक्ति का ये जीवन गुजार रहे थे और दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटिश सेनाओं की पराजय के बाद इन्होंने भारतीय युद्धबंदी सैनिकों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रेरित किया, उकसाया। इसके बाद आप कैप्टन मोहन सिंह को देख रहे हैं, तो ये भारतीय सैनिक थे। इनकी हैसियत क्या थी, इनके नाम के बारे में आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये एक भारतीय सैनिक थे जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से युद्ध कर रहे थे, किंतु जापानी सेनाओं ने इन्हें बंदी बना लिया था और जापानी सेना के अधिकारियों ने इन्हें भारत की आज़ादी के लिए जापानी सेना के साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया। और इन्हें, यहाँ आप देख रहे हैं, इन्हें INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर नियुक्त किया। देखिए अब यहाँ पे एक चीज मंशा स्पष्ट होती है जापान की। जापान भारत के विरुद्ध नहीं था, जापान इंग्लैंड के विरुद्ध था या जो मित्र राष्ट्र थे उनके खिलाफ था। वो भी चाहता था कि यहाँ भारत जैसा जो देश है वो आज़ाद हो, इसलिए नहीं कि भारत को आज़ादी मिल जाएगी, इसलिए क्योंकि उसे एक बड़ा समर्थन प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद आप सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे, तो इन्होंने 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी की सदस्यता ग्रहण की। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नहीं हैं, वो इसके प्रोपिगेशन करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक वैसे ही जैसे जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे संस्थापक के तौर पे अगर देखा जाए तो ऋषभ देव का नाम आता है, लेकिन उसको फैलाने का काम और वास्तव में सही अर्थों में लोकप्रिय बनाने का काम, जन जन तक पहुंचाने का काम ये महावीर स्वामी का था, यानी वर्धमान का था। ठीक वैसे ही यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज को भी लोकप्रिय बनाने का और इतने बड़े स्तर पर लॉन्च करने का और इसे एक नई दिशा देने का काम ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऐसा ही आप उदाहरण देखते हैं मराठा साम्राज्य में, वहाँ पे शाहजी भोसले के द्वारा मराठा जो साम्राज्य था वो पहले से चल रहा था, एक जागीर थी, उसके वो मालिक थे, लेकिन मराठाओं की शक्ति को इकट्ठा करके एक विश्व स्तर पे या विश्व नहीं भी कहा जाए तो देश स्तर पे लॉन्च करने का काम ये शिवाजी के द्वारा किया गया था। वो मराठा शक्ति के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो है ये INA के यानी जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसके वास्तविक संस्थापक कहे जा सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल यहाँ पे है वो कौन है, ये कैप्टन मोहन सिंह का नाम आता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए सुभाष चंद्र बोस ने बहुत महत्वपूर्ण नारा दिया था और नारा कौन सा है वो आप देख ही रहे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब इसका मतलब ब्लड डोनेट करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि तुम बलिदान दो, बलिदान के लिए सज्ज रहो, तैयार रहो और बदले में तुम्हें आज़ादी मैं दूंगा, मतलब नेतृत्व तुम्हारा मैं करूंगा, दिशा तुम्हें मैं दूंगा, लेकिन बलिदान करने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा।
इसके बाद इनके नेतृत्व में आईएनए ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंदर से तो लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर ही रहे थे, लेकिन नेताजी ने बाहर से सपोर्ट किया, बहुत बड़ा योगदान दिया था इन्होंने। इनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, ठीक है। और ब्रिटिश सत्ता को कड़ी चुनौती दी। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को देख लीजिए और भूलाभाई देसाई को। तो यहाँ अगर आप देखें तो भूलाभाई देसाई और राजगोपालाचारी दोनों कट्टर उदारवादी नेता थे। इनका जो पक्ष था वो कैसा था? उदारवादी था, वो भी बहुत ही कट्टर, मतलब उससे रंच मात्र भी इधर उधर नहीं होते थे। और मुस्लिम बहुल प्रांतों को मान्यता दिए जाने की उन्होंने वकालत की थी ताकि शांति बहाल रहे। और इनका तर्क ऐसा था कि यदि भारत की आज़ादी के लिए ऐसा करना अपरिहार्य हो तो इसे मान लिया जाना चाहिए, मतलब जो मुस्लिमों को यहाँ पे मुस्लिम बहुल प्रांत जो है उनको मान्यता मिलनी चाहिए। अगर यही एकमात्र रास्ता बचता है तो मतलब इस रास्ते को अपनाने से अगर मुस्लिम कम्युनिटी का हमें सहयोग प्राप्त हो जाता है तो इसे कर लेना चाहिए। इसका समर्थन कौन कर रहा था? ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और भूलाभाई देसाई कर रहे थे। जुलाई 1942 में इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब नीचे जो अगले व्यक्तित्व है उन्हें आप देख रहे हैं, ये केजी मशरूवाला है। इन्होंने महादेव देसाई की गिरफ्तारी के बाद हरिजन नाम का जो पत्र था उसमें 2 उत्तेजक लेख लिखे। और उत्तेजक लेख लिखने का मतलब क्या है कि सरकार की निगाह में आ जाना, और वही होता है। और इसका उद्देश्य क्या था? उत्तेजक लेख लिखने का पर्पस क्या था? तो राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जागृत करना। इतने जो भड़काऊ लेख लिखे जाते थे उसका एकमात्र पर्पस होता था और वो सभी जानते थे। इसके बाद केटी भाष्यम का नाम आप देख रहे हैं यहाँ नीचे, यहाँ पर। ये बंगलौर के एक कांग्रेसी नेता थे और इन्होंने औद्योगिक संघों के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और कई हड़तालों का आयोजन करने में सपोर्ट किया था, सहायता की थी। सतीश सामंत को आप देख रहे हैं, ये स्थानीय कांग्रेसी नेता थे और तामलुक जो जातीय सरकार थी उसके प्रथम सर्वाधिनायक थे, मतलब उसके स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। यहाँ पे तामलुक वाला जो क्षेत्र था, जो कि एक जमाने में ताम्रलिप्ति नाम का बंदरगाह वाला इलाका होता था, ये पूर्वी छोर हो गया बंगाल वाला इलाका, तो वहाँ पे ये हेड के तौर पर देखे जाते थे। और मिदनापुर के तामलुक सब डिवीजन में विद्रोही राष्ट्रीय सरकार के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये कुछ हमने देखा सतीश जी के बारे में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और नाम आते हैं। तो इसमें आप मातंगिनी हाजरा का नाम देखते हैं। ये तामलुक की 73 वर्षीय, यहाँ जरा उम्र देखिएगा, 73 वर्षीय वृद्ध कृषक विधवा थी। अब इसका मतलब यह है कि 73 साल की जो उम्र होती है वो रिटायरमेंट के भी बहुत ज़्यादा बाद की होती है। इस समय तक आते आते इंसान की सारी शक्तियाँ जो हैं वो क्षीण हो जाती हैं। मतलब कुछ अपवादों की बात नहीं की जा रही है, लेकिन उम्र बढ़ने पर शारीरिक सामर्थ्य कम होता है। तो 73 वर्ष का वृद्ध क्या कर सकता है? वो घर में रहकर आराम करेगा या बहुत होगा तो अपने निजी काम कर सकता है। लेकिन ऐसी जो सक्रियता है इन्होंने दिखाई। यहाँ देखिए 29 सितंबर 1929 को सुतहाटा नाम का जो पुलिस स्टेशन है उस पर आक्रमण के समय हिंसा में इनकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें इन्वॉल्व थी। इस आयु में इतनी ज़्यादा सक्रियता और देश के लिए इतना जुनून, ये सही में सैल्यूट करने वाली बात। और मातंगिनी ने गोली लगने के बाद भी तिरंगे को अपने हाथ से नहीं छोड़ा, बहुत बड़ी बात होती है। मृत्यु के हाथ में जाते जाते भी ये देश का झंडा हाथ में पकड़े हुए थी, मतलब देश की आज़ादी के लिए एकदम कृत संकल्प थी। तो जब ऐसा प्रचंड संकल्प इकट्ठा होता है, जब इतनी प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित होती है, तभी जाकर कोई बड़ा अभियान सफल होता है, ठीक है। इसके बाद लक्ष्मण नायक को देखिएगा। तो ये अशिक्षित ग्रामीण थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और इन्होंने कोरापुट के जनजातीय तबके और जैमपोर जमींदारी के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु सबको संगठित किया था। शिक्षा मायने नहीं रखती है। इतिहास साक्षी है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे राजा नहीं बन पाते, बहुत अच्छे लीडर नहीं बन पाते। ऐसा नहीं है कि सबको यहाँ पे नकार दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी। तो यहाँ देख लीजिए लक्ष्मण नायक जो थे, इनके अंदर एक जुनून था और इन्होंने क्या किया, जो जमींदारी प्रथा थी उसके खिलाफ काफ़ी विद्रोह किया। और जो जनजातीय तबका था, ये जनजातीय लोग जो थे कोरापुट के, उनको इकट्ठा करने का काम किया। और इनके नेतृत्व में जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस थाने पर हमला कर दिया, गुरिल्ला युद्ध लड़ा। हमलावर जो छापामार तरीका होता है, तोड़ फोड़ कर दी। एक वन रक्षक यानी जो फॉरेस्ट गार्ड होता है उसकी हत्या के आरोप में 16 नवंबर 1942 को लक्ष्मण नायक को फांसी पर चढ़ा दिया गया। सरकार तो बहाना खोजती थी, मतलब एक कोई मरा, कोई उनकी तरफ का आदमी मरा तो उसके बाद इन्हें एक बहाना मिल जाता था कि भाई अब इन्हें लटका दो, सूली पर लटका दो। उसके बाद नाना पाटिल को आप देखिए, सतारा वाला जो क्षेत्र था महाराष्ट्र का, वहां से ये विद्रोहियों को नेतृत्व देते हैं, अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, नाना पाटिल। तो यहाँ तक हमने भारत छोड़ो आंदोलन की जो आग है उसके बारे में देखा। और हमने ये देखा कि पूरे समाज का जो छोटे से लेकर बड़ा वाला तबका है, बच्चे से लेकर वृद्ध तक के जो यहाँ पे आयु वाले लोग हैं, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। और अंत में जो इनका संयुक्त प्रयास होता है, प्रबल प्रयास होता है, उसका परिणाम ये होता है कि सरकार भारत छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद आप देखिए यहाँ से भारत के गवर्नर जनरल और जो वायसराय हैं उनका क्रम स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो हमने कुछ आंदोलनों को देखा है और उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम देखे हैं, जिनसे कि बहुत सारे अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। लगभग हर साल कुछ न कुछ प्रश्न तो बन ही जाते हैं। इसके बाद अब जो अगला टॉपिक हमें देखना है वो है भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। अब इन्हें देखकर क्या होगा, तो इन्हें देखकर ये होगा कि इनके समय में महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हुई। मतलब एक वायसराय का जो टाइम पीरियड होता था या एक गवर्नर जनरल का, उसके समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको देखना आवश्यक होता है। इसी से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स को देखेंगे, मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स इसका नाम है।
और 1773 से लेकर, इनका समय देखिएगा, 1773 से लेकर 1785, ये जो दौर है ये इनके कार्यकाल का समय है। और आप जानते हैं कि 1773 से लेकर 1785 तक का समय है, तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं होंगी। तो पहला तो जो विनिमयन अधिनियम था, यानी रेगुलेटिंग एक्ट था, वो पारित होता है। पहली बार कंपनी का जो शासन है उसको व्यवस्थित करने की बात की जाती है। चूंकि बक्सर और प्लासी को अंग्रेज जीत चुके थे, तो उसके बाद ये आवश्यक हो गया था कि एक प्रशासन यहाँ पर स्थापित किया जा सके, ताकि अच्छे तरीके से ये शोषण कर सके भारत का, और यहाँ पर अपने उपनिवेश को और ज़्यादा मजबूत बना सके। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो इन्हीं के समय में आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1781 का एक जो अधिनियम है वो आता है, और इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान थे उसी में जरा सा संशोधन कर दिया जाता है। संशोधन क्या होता है, ये जो 1781 का बीच वाला एक्ट है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य में शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। ये लाइनें अक्षरशः लक्ष्मीकांत में आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, मतलब पॉलिटी की जो यहाँ पे बाइबल कही जाती है लक्ष्मीकांत, उसमें लिखी हुई मिल जाएंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। 1781 का जो एक्ट है उसमें कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो यहाँ पे काउंसिल और कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र आपस में घाल मेल वाला था, उसको अलग अलग कर दिया गया कि भाई आपके जिम्मे कौन सा काम है और आपके जिम्मे कौन सा काम है। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये जो अधिनियम है ये एक के बाद एक क्यों आते हैं, ये जो पीछे वाला अधिनियम होता है उसमें संशोधन के उद्देश्य से लाए जाते हैं। मतलब कुछ समय तक उस अधिनियम पर काम करने के बाद जो सरकार होती है उसको ये महसूस होता है कि इस अधिनियम में कौन कौन सी कमियां हैं, तो उन कमियों को यहाँ ध्यान में रखते हुए उसे सुधार कर एक नया लाया जाता है। यही काम चलता रहता है। तो यहाँ आप देखिए ये सब जो यहाँ घटनाएं हो रही हैं ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हो रही हैं। 1785 तक ये रहता है। तो 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ पर आपने देखा। 1774 में रोहिल्ला युद्ध होता है। 1775 से लेकर 82 तक जो पहला मराठा युद्ध है, मतलब आंग्ल मराठा युद्ध, वो संपन्न होता है और 1782 में सालबाई की संधि के साथ वो समाप्त होता है। इसके बाद 1780 से लेकर 84 का जो दौर है ये द्वितीय मैसूर युद्ध होता है। इसके बाद बंगाल के राजा चैत सिंह के द्वारा या चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों से जाति, इनके कारण हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड वापस लौटने का महाभियोग चलाया गया। अंग्रेज जो थे वो भ्रष्टाचार और इस प्रकार की जो मतलब चरित्र में कमी वाली बात है इसको कतई स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि पुर्तगालियों का पतन इसी प्रकार से हुआ। उन्होंने अपने जो करीबी पड़ोसी थे उनके बारे में देखा था। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आते हैं, लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी कमी यही थी कि वो चारित्रिक दोष वाले थे। उनके पूरे प्रशासनिक अमले में भ्रष्टाचार विद्यमान था। महिलाओं के साथ वो दुर्व्यवहार करते थे, धर्मांतरण करवाते थे और घूसखोरी वाला भी काम एकदम प्रबल सीमा पर चलता था, और यही कारण है कि उनका पतन हो जाता है। तो अंग्रेज उनसे सबक लेते हैं और अपनी जो पूरी प्रशासनिक यहाँ पे स्ट्रक्चर रहता है या ढांचा रहता है उसको शुद्ध रखते हैं। तो इसीलिए अब देखिए क्या होता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जब इस प्रकार का काम करने लगता है, मतलब वो बेगमों के साथ जाति करता है, ये माहौल बिगाड़ने वाली बात है, और इसके साथ साथ कुछ विवादास्पद संबंध ये चैत सिंह के साथ रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर अब यहाँ कंपनी को और सरकार को यह आभास हो जाता है कि काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो इस पर लंदन जब इंग्लैंड वापस लौटता है तो महाभियोग दायर कर दिया जाता है, मतलब मुकदमा चलाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। तो आगे इसके समय में घटनाएं जो होती हैं वो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी जाती है। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति होती है। क्लाइव के समय का जो यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम है, डायआर्की है, वो यहाँ आके समाप्त हो जाता है। कलकत्ता के सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना होती है। मतलब कलकत्ता में सदर दीवानी जो अदालत है वो स्थापित होती है और जो निजामत है उसकी स्थापना होती है। इसके अलावा कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया और वो समय किसका था? ये वॉरेन हेस्टिंग्स का समय था। इसके बाद आता है कार्नवालिस। अगला जो नाम आप नीचे देख रहे हैं वो है लॉर्ड कार्नवालिस का। 1786 से लेकर 1793 ये इसका दौर है। यहाँ आप देख रहे हैं तृतीय मैसूर युद्ध इसी के समय में होता है। 1790 से लेकर 1792 तक खिंचता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण होता है 1793 में, जिसमें कि अनेक सारे जो न्यायिक सुधार है उनका उल्लेख प्राप्त होता है। कॉर्नवालिस एक कुशल प्रशासक था, ब्रिटिश था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक कुशल जो प्रशासनिक ढांचा होता है उसके बारे में इसे पूरी जानकारी थी, और यही कारण होता है कि ये बहुत सारे प्रशासनिक और न्यायिक सुधार करता है। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से ये पृथक्करण कर देता है, क्योंकि राजस्व वाला मामला अगर जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ जुड़ा रहेगा तो यहाँ भ्रष्टाचार और घूसखोरी की संभावना बढ़ जाती है, तो इसीलिए दोनों को अलग अलग कर देता है। इसके बाद बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, ये 1793 का है। प्रशासन का यूरोपीकरण करता है, सिविल सेवाओं के जन्मदाता के तौर पर हम इसे जानते हैं। इसके बाद कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा देता है। मतलब कंपनी व्यावसायिक उद्देश्य से ही आई थी और अभी भी उसका उद्देश्य वही व्यापार करने वाला ही दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासनिक अब वो अपना रुख अख्तियार करने लगते हैं, लेकिन कोई भी कंपनी का कर्मचारी अपना प्राइवेट व्यापार नहीं कर सकता है। वो करेगा अगर तो सरकार के लिए करेगा, कंपनी के लिए करेगा, सार्वजनिक स्तर पर। और 1805 में गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? ये स्थायी बंदोबस्त वाला जो इसका काम था उसको करते हुए बंगाल से चलता है, और उस समय चेचक का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है और रास्ते में इसको इन्फेक्शन होता है। मतलब चेचक का उस समय वो आलम रहता है कि रात में बुखार होता है,
उसके बाद थोड़ी सी और रात बीतती है तो दाने निकलते हैं, सुबह तक वो फफोले बन जाते हैं और काले पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि मुंह पर मतलब जीभ के अंदर और गले के अंदर भी हो जाते हैं। और उसके बाद शरीर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आदमी मर जाता है। मतलब रातों रात गांव के गांव साफ हो जाते थे और इन मरने वाले रोगियों को दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं मिलता था, क्योंकि ये छूत का रोग था। तो ये महामारी थी, हालांकि इस पर नियंत्रण आ चुका है, विषाणु से होती है, आप जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर ये जो इन्फेक्शन है ये इसको हो जाता है। और अंग्रेज उस समय दवा का जो पूरा बंदोबस्त था या दवा की सुविधा थी उससे लैस हुआ करते थे। इनके पास पर्याप्त मात्रा में मेडिकल जो अरेंजमेंट था वो हुआ करता था। तो जी जान से इसका इलाज होता है, खूब बढ़िया इलाज वगैरह करवाया जाता है, लेकिन अंत में कोई परिणाम नहीं निकलता है, क्योंकि विषाणु है भाई। वायरस जो है वो सामान्य दवा से मानेगा नहीं, उसकी वैक्सीन होनी चाहिए, उसका सामान्य टीका होना चाहिए। तो अंत में गाजीपुर तक जब ये पहुंचता है तो इसकी स्थिति एकदम बिगड़ जाती है और अंत में उसका यही देहांत हो जाता है। तो लॉर्ड कार्नवालिस की जो कब्र है वो गाजीपुर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला है वहां पर है। इसके बाद यहाँ नीचे जो अगले वाले को आप देख रहे हैं वो है सर जॉन शोर। ये शोर मचाते थे, किस तरह का शोर मचाते थे देखिए। इनके समय में 1793 का चार्टर अधिनियम आता है। 1793 का जो चार्टर एक्ट है वो इसी के समय में आता है। इनका दौर देख लीजिएगा, 1793 से लेकर 1798, मतलब 93 से लेकर 98। निजाम और मराठों के बीच में जो खुर्दा की लड़ाई है वो होती है 1795 में। ये दौर है सर जॉन शोर का। अवध के उत्तराधिकार के विवाद में हस्तक्षेप करते हैं, इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय हो जाता है। ये सब कब होता है? ये सर जॉन शोर के समय में होता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए जो कि है वेलेजली। और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को अगर देखा जाए, जो कि भारत पर शासन किया, तो उसमें दो ही व्यक्तियों का नाम इस तौर पर लिया जाता है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने वाले व्यक्ति थे। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को, उसके आकार को फैलाने का काम उन्होंने किया। एक तो सामान्य राजा होता है या सामान्य प्रशासक होता है कि एक बने बनाए साम्राज्य पर शासन करता है, और दूसरा वो होता है जो साम्राज्य को और फैलाने का प्रयास करता है। तो फैलाने का जो शुरुआती प्रयास है वो वेलेजली के द्वारा किया गया था। यहाँ आप देखिए, अब यहाँ पे क्लाइव का नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि उस समय तक तो स्थितियां स्पष्ट नहीं थी। जब प्रशासन स्थापित होता है तब से बात की जा रही। तो लॉर्ड वेलेजली ने पहला प्रयास किया और ये सहायक संधि की नीति को शुरू करता है। डुप्ले इसका प्रणेता है। पहली बार प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने किया था, लेकिन उसे ये अपने तरीके से मॉडिफाइड करके इस्तेमाल करता है। और मजे की बात यह है कि सहायक संधि यानी जो सब्सिडियरी अलायंस है, इसका जो जन्मदाता है डुप्ले, वो यहाँ पर इस नीति के मामले में असफल सिद्ध होता है। मतलब उसकी ये पॉलिसी काम नहीं करती है, लेकिन वेलेजली को अपार सफलता प्राप्त होती है इसी नीति में। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसमें कहा गया कि सहायक संधि की नीति ये शुरू करते हैं 1798 में, और इस संधि को स्वीकारने वाला सबसे पहला जो था वो हैदराबाद का निजाम था, एक नंबर का डरपोक आदमी, जिसे कि हमेशा ये डर लगा रहता था कि बाहर से इसी के जो भाई बंधु हैं या इसी के देशवासी हैं वो हमला कर देंगे। और ये अंत तक अपनी कायरता का परिचय देता है। जब आप देखेंगे कि रजवाड़ों का विलय होता रहता है देशी रियासतों का, तो ये पाकिस्तान के फेवर में चला जाता है। मतलब इन्हें स्वतंत्र राज्य चाहिए था और नहीं तो ये पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी। तो यहाँ पर जो कानूनी और सैन्य कार्रवाई है उसकी बदौलत हैदराबाद को भारतीय साम्राज्य में, मतलब भारत संघ में विलय किया जाता है। वो अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर आपने देखा। और सहायक संधि थी क्या? तो सहायक संधि में जो राज्य होते थे, पहले जो प्रिंसली स्टेट थी वही दिखाई देती थी, ज्यादातर वही थी भारत में। तो उन राज्यों में जो रजवाड़े होते थे उनके सामने ये शर्त रखी जाती थी कि भाई सहायक संधि को स्वीकार करो। इसका परिणाम ये होगा कि तुम अंदर रहकर अपना खा पी कर मौज करो और कंपनी की सेना तुम्हारी बाहर से सुरक्षा करेगी। मतलब सुरक्षा करने का दावा किया जाता था, और बाहर से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। जो बाहरी विदेशी मामले हैं वो सब कंपनी हैंडल करेगी, यानी ब्रिटिश सरकार हैंडल करेगी। यहाँ पर उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम बाहर के किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं रख सकते, किसी से बातचीत नहीं कर सकते। जो करना है वो अंदर करना होगा। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश यहाँ पे गवर्नमेंट है वो अपनी एक सेना का दस्ता या सेना की जो टुकड़ी है वो तुम्हारे राज्य में रखेगी, और उसका जो खर्चा पानी है वो उस राज्य के शासक को ही देना पड़ेगा। ये थी सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है। तो यहाँ पर इसे स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वो हैदराबाद था, और इन्हें मराठों का डर सता रहा था। इन्हें डर लग रहा था कि मराठे कहीं छीन न ले इनसे पूरी हुकूमत। इसके बाद आगे चलते हैं। चतुर्थ मैसूर युद्ध होता है, और उसके बाद जो मैसूर स्टेट है वो भी सहायक संधि स्वीकारने के लिए मजबूर हो जाती है। मतलब टीपू सुल्तान के जीते जी नहीं, लेकिन उसके बाद इसके बाद द्वितीय मराठा युद्ध को आप देखेंगे 1803 से लेकर 1805। अच्छा, एक चीज़ और है कि वेलेजली को ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो सहायक संधि को लॉन्च करता है। हालांकि इसके बहुत सारे खतरे रहते हैं। कारण ये है कि ये जो मैसूर वाला क्षेत्र था ना, ये बहुत उस समय संदेहास्पद हो गया था। हैदर अली और टीपू ये दोनों फ्रांसीसियों से काफ़ी घनिष्ठ संबंध रखते थे। फ्रांसीसियों से इनके तार जुड़े हुए थे, और ब्रिटिश सरकार को ऐसा लग रहा था कि वांडीवाश के समय में यानी 1760 में जिन फ्रांसीसियों को हमने बाहर खदेड़ दिया है या उन्हें दबा दिया है एकदम से हमेशा के लिए, वो फिर से भारत में ना आ जाए। और इस बार अगर वो वापसी करेंगे तो मेरा टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे वेलेजली के द्वारा ये सहायक संधि लॉन्च की जाती है, ताकि बाहरी मामलों को हम अपने हैंडल में ले लें, मतलब अपने कंट्रोल में ले लें, और ये जो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट है ये फ्रांसीसियों के साथ किसी तरह का कनेक्शन न कर पाए। ठीक है। इसके बाद द्वितीय मराठा युद्ध को आप देखेंगे, ये भी इसी के समय में होता है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? वेलेजली की बात हो रही है। तो यहाँ देखिएगा, द्वितीय मराठा युद्ध इसी के समय में होता है 1803 से लेकर 1805। ये 2 साल तक चलता है।
उसके बाद तंजौर 1799, सूरत सन 1800, कर्नाटक 1801, इसका प्रशासन ये अपने हाथों में ले लेता है। मतलब ये जो राज्य हैं ये सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं। कुछ जो है वो खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और कुछ जो है वो परेशान होकर या मजबूरी में स्वीकार करते हैं। ठीक, इसके बाद बसीन की संधि को देखिएगा, ये 1802 की है। तो इतने सारे जो कार्यक्रम या इतनी सारी घटनाएं हैं वो वेलेजली के समय में होती हैं। इसके बाद जॉर्ज बार्लो को देखिए, अगला वाला। ये इनका जो समय है वो 1805 से लेकर 1807 तक का है। बहुत लंबा कार्यकाल तो नहीं है, 2 साल तक ये शासन करता है। रियासतों में हस्तक्षेप की जो नीति है उसका ये समर्थक होता है। अभी आपने देखा कि रियासत के जो मामले होते थे उसमें सरकार पर्सनल इंटरेस्ट ले रही है। जो सहायक संधि है वो और क्या है, रियासतों का जो पूरा विदेशी मामला है उसको सरकार अपने अधीन कर ले रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, जॉर्ज बार्लो जो है वो इस प्रकार की नीति का समर्थन नहीं करता है, वो अहस्तक्षेप की नीति को अपनाता है। और वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह था वो इसी के समय में होता है, 1806 में। कान में बालियां पहनने वाला जो मामला है वो सामने आता है। मतलब धार्मिक चिन्ह और कान में बाली वगैरह धारण करने से सरकार की जो सेना है वो मना कर देती है। मतलब सरकार की यहाँ पाबंदी रहती है, ब्रिटिशों की पाबंदी रहती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और जो धार्मिक भावनाओं से ग्रस्त सैनिक थे वो यहाँ पर इसके बगावत में उतर जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड मिंटो को आप देखेंगे तो इनके समय की सिर्फ एक महत्वपूर्ण घटना आप देख सकते हैं, रणजीत सिंह के साथ जो अमृतसर की संधि होती है। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होती है 1809 में। 1807 से लेकर 1813 तक इसका समय रहता है, लेकिन कुछ खास और नहीं होता है। मतलब घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन परीक्षा उपयोगी कौन सी है, तो अमृतसर की संधि है 1809। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स को देखिए, पीछे आपने वॉरेन हेस्टिंग्स को देखा है और ये वाला जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, दूसरा वाला है। ठीक, तो इन्हें देखिएगा 1813 से लेकर 1823, 10 साल तक रहता है। इसका जो समय है वो 10 साल तक रहता है। और इसके ज़माने में क्या क्या होता है, तो अंग्रेज़ और नेपाल मतलब आंग्ल गोरखा युद्ध जिसे आप कहते हैं वो होता है। 1814 से लेकर 1816, 2 साल तक चलता है। और अंत में होती है संगोली की संधि 1809 में। इसके बाद तृतीय मराठा युद्ध इसके समय में होता है और 1817 से लेकर 1819 ये वाला समय इसका है। मतलब इस समय ये लड़ाई होती है। मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय हो जाता है, ये बड़ी बात है। और बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है 1818 में। पिंडारियों का दमन कर दिया जाता है। यहाँ हेस्टिंग्स के नाम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। आप एक बॉलीवुड की मूवी है वीर, काफ़ी पुरानी है, मतलब पहले आई है, सलमान खान उसमें लीड रोल प्ले करते हैं और वीर की भूमिका निभाते हैं। तो उसमें पिंडारियों के दल के वो सरदार के बेटे रहते हैं, पिंडारियों का उसमें जिक्र किया गया है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ प्रमाण नहीं प्राप्त होता है, मतलब जानकारी तो है ही है, लेकिन कोई जो भरपूर सूचना होती है वो नहीं है, तो लोग कहानियां गढ़ लेते हैं। फिलहाल पिंडारियों का जो यहाँ पे दमन होता है वो 1817-18 में होता है। ये काफ़ी समय से एक उग्रवादी दस्ते के तौर पे देखे जाते हैं, काफ़ी हिंसक रहते हैं, लूटपाट करने का इनका काम रहता है। उसके बाद आप सिंधिया के साथ संधि जो है यहाँ देख रहे हैं 1817। और यहाँ पे मद्रास के जो गवर्नर हैं, मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया जाता है और ये डेट है 1820 की। लॉर्ड एमहर्स्ट को देखिएगा, ये 1823 वाला समय है, 1823 से लेकर 1828, 1823 से लेकर 1828 इतने समय तक एमहर्स्ट का शासन रहता है। और इसके समय में 2 ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक तो पहला जो बर्मा युद्ध है वो होता है, यहाँ पे बर्मा का मतलब क्या है, जो तत्काल में म्यांमार है उसकी बात की जा रही है, 1824 से लेकर 1826, 2 साल तक। और भरतपुर का अधिग्रहण किया जाता है, वो डेट है 1826 की, ये आपने देखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम आता है 1828 से लेकर 1835। पिछले साल जब यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन, मतलब ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, एकदम नज़दीक आ गया था, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से एक कालक्रम का वीडियो लॉन्च किया गया है। मतलब उसमें इतिहास की प्राचीन भारत से लेकर जो आधुनिक भारत का इतिहास है वहाँ तक की घटनाओं को तिथिवार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बहुत लंबा वीडियो नहीं है और उसे जो बनाने वाले व्यक्ति हैं वो एस के त्रिपाठी जी हैं, तो उन्होंने बनाया है। उसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी घटनाओं का जो जिक्र है वो क्रोनोलॉजिकल तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो वहाँ से आपको मदद मिल सकती है। उसके बाद आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे आपको याद करने में सुविधा रहेगी, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करने के लिए आता है और इसमें लोग गलतियां करते हैं। फिलहाल देखिए, यहाँ पर कहा गया कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो आता है, ये किसका समय है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समय है। उसके बाद 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव आता है, शिक्षा सुधार होता है और अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा होती है। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ मैसूर 1831, दुर्ग 1834, मध्य कछार 1834, कंपनी ये जितने भी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, मैसूर है, दुर्ग है और मध्य कछारी क्षेत्र है, ये कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि होती है और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित जो प्रांतीय अपीली और भ्रमणकारी न्यायालय हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। ये घूमने टहलने वाली अदालत होती थी जो चलायमान रहती थी, जहां इसकी आवश्यकता है वहां पहुंच जाती थी। अब इसके स्थान पर क्या होता है, स्थायी न्यायालयों की स्थापना की जाती, राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। तो इतना काम जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में होता है। इसके बाद जो अगला वाला इसमें शासक आता है वो है लॉर्ड मेटकाफ।
इनके बारे में अगर देखा जाए, चार्ल्स मेटकाफी ने कहा जाता है 1835 में प्रेस एक्ट इनके समय में पारित होता है और इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, आप जानते ही हैं। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि समाचार पत्रों पर जो पहले की बंदिशें थी वो यहाँ पर हटा ली जाती हैं। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड को आप देखेंगे तो 1836 से लेकर 1842 ये दौर है इनका, और इसके समय में पहला जो आंग्ल अफगान युद्ध है वो होता है। अफगानों का एक बड़ा खतरा इनके सिर पर मंडराता रहता है, ब्रिटिशों को अफगानों ने बहुत परेशान किया है। और रणजीत सिंह की मृत्यु होती है 1839 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लॉर्ड एलनबरो का नाम आता है। एक और मूवी का यहाँ जिक्र करेंगे, केसरी। केसरी में आप देखते हैं कि जो बैटल ऑफ सारागढ़ी है उसके बारे में दिखाया जाता है। तो वहाँ हमला किसका होता है? जो अफगानी लोग रहते हैं वही आक्रमण करते हैं, और वहाँ जो सिख रेजिमेंट रहती है वो अकेले मतलब कुछ गिने हुए सिपाहियों के साथ तैनात रहती है, लेकिन वो जाबाजी का प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद लॉर्ड एलनबरो को आप देखिए तो लॉर्ड एलनबरो का जो समय है वो 1842 से लेकर 1844 तक का है। सिंध का विलय इसी के समय में होता है। ये महत्वपूर्ण घटना है, इसको ध्यान देना है आपको, और डेट याद रखिएगा 1843। इसके साथ साथ ग्वालियर के साथ युद्ध होता है 1843 में। ठीक, ये 2 तारीखें आपको याद रखनी। ये दोनों एकदम सेम है, लेकिन जो 2 अलग अलग घटनाएं हैं उनको आपको याद रखना है। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये पहला वाला हार्डिंग था। इसका जो समय है वो 4 साल का है, 1844 से लेकर 1848। इसके समय में पहला जो आंग्ल सिख युद्ध है वो 1846 में होता है, मतलब 1846 का जो समय था उस समय होता है, और लाहौर की संधि भी उसी समय होती है। मतलब आंग्ल सिख युद्ध का जो नतीजा निकलता है वो लाहौर की संधि के रूप में निकलता है, और वो होती है 1846 में। यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके साथ साथ सामाजिक सुधार के काम जो है ये हार्डिंग प्रथम के द्वारा किए जाते हैं। जैसे बालिका हत्या, बालिका शिशु जो होते थे उनको मार दिया जाता था। नर बलि की जो प्रथा थी उस पर भी रोक लगाई जाती है। मतलब जैसे जानवरों की बलि दी जाती है वैसे नर बलि का उस समय प्रचलन था, तो उस पर ही रोक लगाता है। तो ये दोनों इसके सामाजिक सुधार के जो कार्यक्रम है ये काबिले तारीफ है। मतलब उस समय के पाखंडी लोगों को ये अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये काबिले तारीफ है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। और अंग्रेजों के बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जिनके द्वारा इस तरह के सुधार वाले प्रयास किए गए। बालिका हत्या का आलम यह था कि पहले के समय में जो अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी थी वो भारत में नहीं थी, मतलब उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था। तो ऐसे में जब बच्चा गर्भ में होता था तब ये पता नहीं लगता था कि उसका लिंग क्या है, लेकिन जब जन्म लेता था तो मालूम हुआ लड़की पैदा हुई है। तो वहाँ पे परिवार वाले एकदम सिर पकड़ लेते थे, लेकिन सिर पकड़ना ही नहीं सीमित रहता था। या तो उस बच्ची को अफीम चटाई जाती थी, अफीम की जो खुराक होती थी वो थोड़ी थोड़ी करके दी जाती थी, और वो बच्ची नींद में ही दम तोड़ देती थी। अफीम बहुत नशीली होती है, उससे हेरोइन नाम का जो बहुत नशीला मादक पदार्थ है वो बनता है। तो अफीम खिलाकर उसको नींद में ही मार दिया जाता था, और ये काम जो उस समय की नाउनें होती थी या जो दाइयाँ होती थी वो करती थी। नहीं तो फिर अगर मारने का दूसरा तरीका अख्तियार करते थे, अफीम नहीं मिल पाई तो पानी का एक बर्तन यहाँ पे कलेक्ट करते थे, पानी का टब, कठौता होता था काठ का बना हुआ, और उसमें लड़की को तब तक डुबो कर रखते थे जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक जाती थी। तीसरा तरीका ये होता था कि ये बहुत ही हिंसक तरीका था, मतलब सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। जो नाइनें होती थी जो कि नाल काटने का, बच्चों के नाल काटने का काम करती है, तो वो लोग क्या करती थी, जो बालिका होती थी उसको जमीन पर ऐसे सुला देती थी और एक लकड़ी का पाटा उसकी गर्दन पर रख के उसी के ऊपर चढ़ जाती थी। इससे उसकी सांस की नली वहीं से टूट जाती थी और वो मर जाती थी। तो ये लड़कियों को मारने का आलम था। तो इस प्रकार की जो यहाँ पे जघन्य अपराध वाली प्रथाएं हैं, मतलब ये हमेशा निंदनीय है, घोर निंदित कर्म है। तो इस प्रकार के जो कर्म है इनको हटाने का काम ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया, तो इस मामले में इसकी तारीफ करनी चाहिए। इसके बाद अब डलहौजी को देख लेते हैं। पीछे हमने देखा ना कि वेलेजली जो है वो साम्राज्य का विस्तार करता है। दूसरा वाला जो वेलेजली का यहाँ पे बाप आता है वो डलहौजी है। ये तो एकदम से हद कर देता है और इसके जो किए धरे काम रहते हैं उसका खामियाजा इसके जो आगे वाला है, उत्तरवर्ती है कैनिंग, उसको भुगतना पड़ता है 1857 के रूप में। तो ये क्या करते हैं महाशय, तो इनके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848-49 में। पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय हो जाता है। देखिए कितनी तेजी से विलय कर रहा है, मतलब जिससे मगरमच्छ निकलता है ना छोटी छोटी मछलियों को, वो मगरमच्छ डलहौजी ही था। इसके बाद निचले वर्मा तथा पेगू का अधिग्रहण किया जाता है, 1852 की बात है। जो व्यपगत सिद्धांत इसका था, मतलब वही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, दत्तक पुत्र को यहाँ पे अवैध घोषित कर दिया गया, और कोई अपनी पैदा की हुई संतान है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर राज्य को ब्रिटिश सरकार को दे दो, यही एक रास्ता बचता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो राज्य हड़प की नीति थी, पहला शिकार बनता है सतारा 1848। डेट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें जो क्रम है या डेट है वो पूछी जा सकती है। जैतपुर और संबलपुर ये दोनों भाई भाई एक साथ शिकार बन गए 1849 में। उदयपुर का विलय होता है 1853 में। यहाँ पे नागपुर का विलय होता है 1854 में। थोड़ा सा यहाँ पे छिपा हुआ है, देखिए उदयपुर का विलय होता है 1852 में, ठीक है, यहाँ देखिएगा उदयपुर का विलय कब होता है, 1852 में होता है। झांसी का विलय जो है वो 1853 में होता है। उदयपुर का 1852, झांसी का 1853, नागपुर का 1854 और अवध का 1856 ये अंतिम शिकार बनता है। और यहाँ पर जो गोद निषेध वाली नीति है वो नहीं काम करती है। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया जाता है। और यही कारण है कि उस समय अवध का जो राजधानी क्षेत्र था वो लखनऊ हुआ करता था, तो यहाँ से बेगम हजरत महल ये क्रांति की कमान संभालती। इसके बाद जो अगला इसका काम है ये तो हड़पने वाला काम हो गया। वुड का जो डिस्पैच वाला नियम है, मतलब शिक्षा संबंधी जो डिस्पैच था वो आता है, ये आप देख रहे हैं 1854।
स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की साम्राज्य की स्थापना की जाती है। तो ये कुछ जो सुधार वाले काम है ये डलहौजी के द्वारा किए जाते हैं। रेलवे माइनूट यानी स्मरण पत्र 1853 का जो समय था, उस समय मुंबई से ठाणे तक जो पहली रेलगाड़ी है वो चलाई जाती है और दूसरी बार 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के बीच में चलाई जाती है। दोनों को याद रखना है आपको, बंबई से ठाणे और कलकत्ता से रानीगंज। टेलीग्राफ और जो डाक सुधार की सेवाएं हैं वो चलती हैं। मतलब जो पोस्ट ऑफिस का वर्तमान स्वरूप हम लोग देख रहे हैं वो डलहौजी का ही बनाया हुआ है। अंग्रेजों ने एक ढांचा तैयार किया था और उस ढांचे पर भारत का संविधान भी खड़ा हुआ। ये सुनने में अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जो 1935 का एक्ट था भारत शासन अधिनियम, उसी का मैक्सिमम पार्ट या जो अधिकतम अंश है वो भारतीय संविधान में शामिल है। यानी ढांचा वही है, उसी पर एक नया फ्रेम बना दिया गया है। तो यहाँ देखिए रेलवे माइन्यूट आपने देखा, जो तार की प्रणाली थी, टेलीग्राफ का मतलब यहाँ पे तार का सिस्टम है जो कि अब बंद हो चुका है। ये त्वरित संदेश का वाहक होता था। मतलब जैसे कि कोई न्यूज़ आपको अर्जेंटली पहुंचानी है तो पहले के समय में ईमेल नहीं होता था, व्हाट्सएप नहीं होता था, कोई सोशल मीडिया नहीं था कि तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये तार होता था, ये तुरंत पहुंचता था। मतलब तुरंत का मतलब तब भी 1 या 2 दिन लग जाता था। और डाक सुधार का जो काम है वो भी किया। पोस्ट ऑफिस की प्रणाली पहले से ही चल रही थी, लेकिन यहाँ पर ये इसे इंप्रूव करके आज के समय के हिसाब से बनाता है। 40,000 मील लंबी जो टेलीग्राफ लाइन है वो कलकत्ता, बंबई, मद्रास, पेशावर को आपस में जोड़ती थी। मतलब यहाँ से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और 2 पैसे का जो शुल्क होता था, यहाँ 2 रुपया नहीं है, ये 2 पैसा है। 2 पैसे का जो शुल्क होता था वो राष्ट्रीय डाक सेवा के लिए लगता था। मतलब इतने का टिकट लगाकर आप डाक सेवा का लाभ ले सकते हैं, ये काम था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं। डलहौजी को लोग यहाँ पे कोसते हैं, गालियां देते हैं कि ये बहुत ही कठोर नीति का पालन करता है, राज्यों को हड़पता है, लोगों को परेशान करता है। लेकिन उसके साथ सुधार वाले भी काम है। जैसे आप देख रहे हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, उससे पहले ये देख लीजिए, गंगा नहर को खोल दिया गया 1854 में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग, जिसे कि आप कहते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी PWD, उसकी स्थापना होती है। लोक हित के भी काम ये करवाता है। उसके साथ साथ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है, ये 1856 डलहौजी के ही सौजन्य से आता है, उसी के प्रयासों से आता है। हालांकि भारतीय स्तर पर भी बहुत सारे समाज सुधारक इसकी दिशा में प्रयास कर रहे थे। लेकिन जो 1857 की क्रांति होती है उसमें एक मुद्दा ये भी रहता है, विधवाओं का पुनर्विवाह। ये उस समय के जो कथित तौर पे धर्माचार्य लोग होते थे, पाखंडी समुदाय होता था, जो अपने आप को धर्म का सबसे बड़ा प्रणेता समझता था, उसे ऐसा लगा कि अगर विधवाएं फिर से विवाह कर लेंगी तो ये शोषण किसका करेंगे। विधवाओं की स्थिति जानवरों से भी बदतर होती थी। खासतौर पर जो बंगाल वाला इलाका था, वहाँ तो जो जमींदार होते थे वो प्रायः ब्राह्मणवादी होते थे और इनकी कई सारी बीवियाँ होती थी। कुछ की तो 50-70 के आसपास बीवियाँ होती थी। और उसमें जो सबसे बाद वाली होती थी, यानी सबसे अंत में जिसके साथ वो विवाह करता था, उसके और उसकी आयु के बीच का अंतर बहुत बड़ा होता था। मतलब वो आदमी उसकी दादा की उम्र का होता था। इतनी छोटी लड़की को वो ब्याह कर लाता था सिर्फ वंश वृद्धि के चक्कर में, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पुत्र संतानें हैं वो पैदा हो सके। और ऐसी कंडीशन में होता यह था कि वो आदमी अपनी उम्र पूरी करके स्वर्गवासी हो गया तो वो सारी जो लड़कियां होती थी, अबोध लड़कियां होती थी, वो विधवा कहलाती थी। विधवा शब्द का मतलब भी उनको नहीं पता होता था और उन्हें सफ़ेद कपड़े पहन के सिर मुड़ा के एकदम से पशु वाला जो जीवन है वो जीने पर विवश कर दिया जाता था। तो ऐसी जो महिलाएं थी उनके उत्थान के लिए ये एक्ट आता है, विधवा पुनर्विवाह। तो ये जो धर्माचार्य और पाखंडी लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद पेशवा की पेंशन को समाप्त कर दिया गया, ये एक काम किया गया 1853 में। यहाँ तक हमने जो डलहौजी का काम है उसको देखा है। इसके बाद जो अगला वाला है वो है कैनिंग। ठीक, डलहौजी के बाद कैनिंग, और कैनिंग के समय में ही 1857 का रिवॉल्ट होता है। डलहौजी ने एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया था, असंतोष उसी समय से सुलग रहा था और वो एकदम से सामने आता है कैनिंग के टाइम में। तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है, ये काम होता है। और 1857 का जो विद्रोह है वो होता है। साथ ही साथ इसी समय भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है इसी के समय में। और ये वाला जो समय है, इसी समय इसे गवर्नर जनरल से, मतलब भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन जाता है। और भारत का वायसराय बनने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे भारत के वायसरायों के बारे में, जिसमें कैनिंग ही पहला है और कैनिंग के बाद ये क्रम लगातार चलता है और अंतिम में लॉर्ड माउंटबेटन को आप देखते हैं भारत के वायसराय के तौर पे। और उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को एक भारतीय वायसराय के तौर पे नियुक्त किया जाता है और वो अंतिम रहते हैं। उसके बाद ये जो वायसराय का पद है ये नष्ट हो जाता है और एक गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया है, ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।